सभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। अमित शाह बोले, चर्चा के लिए तैयार हम चाहते सच्चाई देश के सामने आए। आप सांसद संजय सिंह मॉनसून सत्र से सस्पेंड। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति के कर रहे थे बहस। सस्पेंड होने के बाद संसद में गांधी मूर्ति के सामने दिया धरना। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी। केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम धामी। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के हुई चर्चा। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर लगी रोक। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगी। वाराणसी में सपा को बड़ा झटका। शालिनी यादव भाजपा में शामिल। पीएम मोदी के खिलाफ लड़ी थी चुनाव। और जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच 2 मंजिला इमारत गिरी। कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत तथा बचाव कार्य जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके समान नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कमेटी जल्दी ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सरकार ने अब उत्तराखंड को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में जहां भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलती हैं, उन पर विजिलेंस के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, अब इस पर अंकुश लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल की साजिश रचने और नकल करने के आरोप में अब तक 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नकल के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाई है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं, सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहां पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। रेवाड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर छात्र संघ चुनाव पर उच्चतर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। चुनाव और शिक्षा दोनों को देखना है, मूलचंद शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनसो का सरकार को 5 अगस्त तक अल्टीमेटम। तो छात्र संघ चुनाव पर उच्चतर मंत्री का बयान। बता दें कि चुनाव और शिक्षा दोनों को देखना, मूलचंद शर्मा का बयान। वहीं बता दें कि इनसो का सरकार को 5 अगस्त का अल्टीमेटम। 6 अगस्त चुनाव घोषणा न होने पर लिया जाएगा फैसला। तो अहम जानकारी बता रहे आपको रेवाड़ी से, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में फैसला होगा। जिले में बनने वाले इस बस स्टैंड का जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। एनएसएस शिविर के समापन समारोह में पहुंचे थे मंत्री। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में लगातार 7 दिवसीय कैंप। अहम जानकारी बता दें आपको रेवाड़ी से, जहां पर छात्र संघ चुनाव पर उच्चतर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव और शिक्षा दोनों को ही देखना है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इनसो का सरकार को 5 अगस्त तक अल्टीमेटम है। 6 अगस्त चुनाव घोषणा न होने पर लिया जाएगा फैसला। के बच्चे आए थे और जो जानकारी जिससे बच्चों ने जो देश के प्रतिभाव है, सेवा का है, सफाई का है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हर प्रदेश की नीति को आगे लेके चलना है, देश की संस्कृति को आगे लेकर और शिक्षा की नीति को भी हर क्षेत्र में उसको बढ़ा के। और जो एनएसओ ने जानकारी दी, हमने पेड़ लगाना, हमारा लक्ष्य सफाई करना
और पॉलीथीन मुक्त करना, ये सबसे बड़ी जानकारी है कि नई पीढ़ी को जागरूक करना और पेड़ों की रक्षा करना। ये एनएसएस का 7 दिन कैंप चला है और मैं बधाई दूंगा यहाँ की यूनिवर्सिटी के जेपी यादव जी को कि सारे स्टाफ ने मिलकर जिस तरह से मेज़बानी की है, ये बधाई की बात है। अगली खबर सिरसा से आपको बता दें, जहां पर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रविवार को घग्गर नदी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हुड्डा ने O2 का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकार को घेरा। बता दें कि नामधारी बेल्ट के लोगों ने उनसे कहा कि क्षेत्र के लोगों ने अपने साहस से घग्गर के बांधों को मजबूत किया है, इसलिए हमारी मांग है कि जब आपकी सरकार आए तो O2 के बीच से खुदाई करके दोनों बांधों पर पक्की सड़क बनाई जाए। ये समय पर नहरों की सफाई करा देते, ड्रेन की सफाई करा देते, और जब से कैरी जो है इनको सफाई करा देते, नहरों की सफाई कराते, और इसकी जो है O2 झील की भी जो खुदाई जो दो फेज और होने थे वो कर देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सर उसके अलावा सर आपने हरियाणा के कई जिलों का निरीक्षण किया है, बाकी ओवरऑल किस तरह की स्थिति? एक बड़ा भारी नुकसान हुआ है, फसल तो जहाँ से पानी गया फसल सारी खराब होगी और बहुत सारी डेथ भी हुई है काफी। तो 4 लाख जो सरकार ने मुआवजा दिया ना काफी है, कम से कम 20 लाख देना चाहिए। अगली खबर आपको बता दें रेवाड़ी से, जहां पर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के पिछले 20 दिनों से रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे लिपिकों का रोष अब सरकार के प्रति उग्र होता दिखाई दे रहा है। लिपिकों का कहना है कि वो पिछले 20 दिनों से मांग को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब तीसरे दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। सर देखिए, अधिकारी और नेता तो हमने कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। सरकार में भी और विपक्ष में भी जो भी हैं, हमने सबके दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन बात ये होती है कि आवाज मतलब सुनता कौन है। हम सरकार से बस आज भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ही सुनेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि बजट कभी भी कम नहीं होता सरकार के पास में। सैंक्शन पोस्ट के अलावा मतलब वैसे भी कुछ ऐसा बजट होता है जो कि कभी यूज नहीं करती सरकार। स्पष्ट है, आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार ने 20 दिन का समय ले चुकी है, 20 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार मीटिंग्स पे मीटिंग्स करने लग रही है। तीसरे चरण की मीटिंग बुधवार को होनी है। हमने आंदोलन अपना तेज कर दिया है। आगे भी अगर कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो हमारा एक क्लरिकल जो वर्ग है उसका एक साथी यहाँ धरने पे से जुड़ेगा। ऐसा है सर, हम सबसे पहले मीडिया का आभार प्रकट करते हैं जो हमारी मांग को प्रदर्शित कर रही है जनता के सामने। ये एक लिपिक की जो मांग है ये 1986 से लगातार हमारे साथ 1986 से लगातार 37-38 साल हो गए हमारे साथ लगातार भेदभाव होता आ रहा है। हमारी जो जायज मांग से आधा वेतन दिया जा रहा है, काम दुगना करवाया जा रहा है, ये हरियाणा सरकार की हमें दबाने की और हमारे वेतनमान में बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी कटौती की गई है। आज हमारा पूरा लिपिक की वर्ग साथी प्रत्येक विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी के साथी आज 5 जुलाई से काउज के बैनर तले हड़ताल पे है। फरीदाबाद के मोहना गांव का पास के से गुजर रही यमुना नदी इस वक्त बेशक शांत नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों ही यमुना में बाढ़ आ जाने की वजह से फरीदाबाद के सभी तटीय क्षेत्र पूरी तरह से डूब गए थे। यमुना किनारे खेती करने वाले किसानों की मेहनत बाढ़ का पानी फिर गया है। अब जब से मीडिया के द्वारा लोगों को पता चला कि हथनी कुंड बैराज से लाख क्यूसेक पानी फिर से छोड़ दिया गया है, तो लोगों की पिछली बाढ़ से हुए नुकसान से ज़्यादा खतरा अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। पिछला पानी अभी तक निकला नहीं है। अब दोबारा पहाड़ों पर हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से बैराज में पानी आ जाने से उसे छोड़ दिया गया, जो अगले 24 घंटे में फरीदाबाद की सीमा में घुस जाएगा और अपना कहर भर पाएगा। लोगों का कहना है कि पिछले बार भी प्रशासन की ओर से कोई भी खास मदद नहीं दी गई थी, उनके खाने का भी इंतजाम कोई नहीं हुआ था। अब बाढ़ के बाद उनके पशुओं के चारे भी लाले पड़ गए हैं। पहले भी हालात बिगड़े हुए हैं,
आज तक हमारे खेतों में तो आज तक 4-4 फुट पानी खड़ा है। और अगर ये भी पानी आ गया तो हमारी तो फसल भी बर्बाद हो जाएगी, पहले भी होगी, रही खई भी वही खत्म हो जाएगी। किस तरह के हालात यहाँ पर हुए थे और किस तरह से प्रशासन की कोई मदद आपको मिल पाई थी? प्रशासन की तरफ से तो कोई मदद नहीं हुई है। हालात इतने खराब हुए हैं कि हरा चारा भी नहीं रहा है और तोड़ा भी नहीं रहा है। अभी सरपंच साहब के पास सूचना आई है कि यमुना में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो लोगों को जो है इत्तला कर दी जाए। और हमने मुनादी के लिए चौकीदार भेज दिए हैं, गांव में मुनादी करवा दी गई है और जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनसे स्पेशल जा करके वो कहने के लिए जंगल में गए हैं। पहले जो 2014 तारीख को जो बाढ़ आई है उससे इतना नुकसान हुआ है कि अभी भी पानी 5-6 फुट जो नीचे खेत उनमें भरा पड़ा है। अगर दोबारा से बाढ़ आ जाती है तो भारी नुकसान होगा। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और आगे वाली हम दोबारा से कोई फसल भी नहीं बो पाएंगे। मोहना गांव में जो बाहर फंसे हुए हैं, हमारे गांव के जो जंगल में रह रहे हैं या वो पंचायती चौकी में रह रहे हैं या बागपुर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। तो पहले जो बाढ़ आई थी उसमें कितने लोगों के नुकसान हुआ था, किस तरह की हानि लोगों को पहुंची और कैसे आपने मदद की थी आपको पंचायत? तो भाई जो भी 1000-1200 आदमी ने हम सकून में ले आए थे, उनको 7 दिन हमने रखा था। उनका रोटी टूका जो भी इंतजाम हम पे हुआ वो किया। वहीं हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसल जलमग्न होने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ में सैकड़ों ग्रामीणों के आशियाने भी डूब चुके हैं। सिरसा के गिदड़ावाली गांव के लोग वहां के घग्गर नदी के तटबंधों पर लगातार पहरा दे रहे हैं। बता दें कि उनके ऊपर प्रशासन द्वारा लाइटें भी लगाई गई हैं। साथ प्रशासन के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं ताकि रात के समय किसी भी प्रकार की कोई भी तटबंध टूट जाए तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। पूरा जोर लगा के जो इतना बाढ़ आई है आज तक नहीं आई, ये पहले बार है इतना पानी आया है। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ टेंट पे पधारे हो सारा। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ टेंट पे पधारे हो। सारा गांव पूरे जोर शोर से इस बांध पर काम कर रहा है और हमने पूरा जोर लगा के जो इतना बाढ़ आई है आज तक नहीं आई, ये पहले बार है इतना पानी आया है। अगली खबर यमुनानगर से, जहां पर गांव मारवा खुर्द में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच ने गांव में मीटिंग करके मणिपुर की महिलाओं के साथ किए गए कृत्य की निंदा की और इसके खिलाफ नारेबाजी करके अपना विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि मणिपुर में मई से जारी जातीय हिंसा में 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और 70,000 से ज़्यादा लोग स्थानांतरित हो चुके हैं। मांग पत्र दिया जाएगा और जुलूस निकाला जाएगा और मणिपुर की बहनों के साथ एकजुटता की जाएगी कि हम उनके साथ हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वहां की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। धन्यवाद। मंत्री को बर्खास्त करो, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करो। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके जुलूस निकाला गया, उनको बहुत बेइज्जत किया गया और वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और 80 दिन तक पूरी की पूरी सेंट्रल सरकार और वहाँ की सरकार, मीडिया पूरा चुप रहा। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 25 तारीख को जल्द से जुलूस प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया है। अब हम आज मारवा खुर्द में 23 तारीख को इकट्ठा हुए, हमने पंचायत की है और 25 तारीख को बिलासपुर के अंदर 5 बजे शाम को इकट्ठा होकर मांग पत्र दिया जाएगा और जुलूस निकाला जाएगा और मणिपुर की बहनों के साथ एकजुटता की जाएगी कि हम उनके साथ हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वहां की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। धन्यवाद। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत 24 घंटे के बाद भी हंगामा मचा हुआ है। मृतक के घर वाले पुलिस पर पीट करके हत्या करने का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही परिजन पोस्टमार्टम कराने से भी तैयार नहीं है। परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि मृतक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस दिन युवक को गिरफ्तार किया गया था तब से उसकी तबीयत खराब थी और उसे लगातार अस्पताल में चेक कराया जा रहा था। पुलिस अधिकारी किसी भी तरह की मारपीट और लापरवाही से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में न्यायिक जांच हो रही है। जांच के बाद भी मामले का सच सामने आएगा। पुलिस के मुताबिक मृतक को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया था।
तो आपको बता दें कि जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में नागरिक अस्पताल बादशाह खान के बाहर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। इसके बाद पूर्व मंत्री आफताब अहमद के साथ ही लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करके आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन की सूचना पर डीसीपी नरेंद्र कादियान मौके पर पहुंचे। उनके आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। तो जो मुजरिम हैं वो खुलेआम घूमते हैं। निर्दोषों को पकड़ के अपहरण करके पुलिस पैसे की मांग करती है और इतनी निर्मम जो है पिटाई करती है जिससे उनकी जान चली जाती है। ये ताज़ा उदाहरण है। और इसी के साथ साथ इसी पुलिसकर्मी पे इस तरीके के जो है कई मामले जिनमें मुकदमे भी दर्ज हैं इस तरीके का हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो है बचाती हुई नजर आ रही है, इंसाफ दिलाती नहीं। मृतक है उनके वारिसों ने कंप्लेंट दी है और इन्होंने यही सहमति बनी है कि पहले एफआईआर दर्ज करके और फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर दोषी हैं तो कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। तो एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं और उधर पोस्टमार्टम इसका स्टार्ट हो, ये बयान देके और स्टार्ट होगा। अच्छा, मृतक के परिजनों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि पुलिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। पोस्टमार्टम आएगा, पोस्टमार्टम में जो होगा डॉक्टर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम है, वीडियोग्राफी होगी प्रॉपर, वो तो रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर। खबर यमुनानगर से है, जहां 2 दिन पूर्व पांसरा जंगल में बंधक बनाकर के लूट की घटना को पुलिस ने खुलासा किया था। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पकड़ा गया बदमाश यूपी के सहारनपुर के गांव तेलीपुरा का रहने वाला आदित्य है। गांव के ही 2 साथियों संग मिलकर के उसने वारदात को अंजाम दिया था। अभी करीब 2-3 दिन पहले थाना सदर यमुनानगर के एरिया में जो पंसरा फाटक है वहाँ जंगल में एक व्यक्ति से लूटपाट की घटना की गई थी, जिसमें 3 लड़कों ने उसको बंधक बना लिया था और पता चला था कि उसके पीछे हाथ बांधे पड़ने से और उससे उसका मोबाइल और नकदी लूट ली थी। तो उसी के संदर्भ में CIA 1 यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसमें एक लड़के को आइडेंटिफाई किया था जो आदित्य ये तेलीपुरा गांव का रहने वाला है, पास में चिलकाना थाना जो लगता है तेलीपुरा का, उसको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद उसको पूछताछ उससे की गई। कल उसे ओल्ड फवारा चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने के बाद उसने ये वारदात मानी और इसके 2 अन्य साथी और जो इसी के गाँव के हैं वो भी इसके साथ हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर मणिपुर हिंसा और महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने पर लोगों में आक्रोश है। बड़ी संख्या में धार्मिक संगठनों के साथ साथ सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने सड़क पर उतर करके मानव श्रृंखला बना करके विरोध जताया। नेहरू पार्क से लेकर के SP आवास तक लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि ऐसी घटना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। शर्मसार हुए हैं कि एक बार फिर दहला देने वाली बात हुई है। बस ये बात है कि ये तो 2 महीने पुरानी ये न्यूज़ है, अब तक ये न्यूज़ क्यों नहीं दिखाई गई, पहले तो ये सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा ये जो हुआ है ये कोई आम बात नहीं है। पहले तो हर एक इंसान ये सोचे कि जहाँ एक औरत का सम्मान होता है, एक औरत को पूजा जाता है, एक इंसान ने इतनी दर्दनाक जो है वैश्यत हरकत करने से पहले एक बार ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे सामने मेरी माँ या बहन, उसकी छवि नहीं आई कि मैं किसी की माँ बेटी के साथ ये करने जा रहा हूँ, तो कल को मेरी भी बेटी, मेरी भी माँ के साथ ऐसा कोई हादसा हो सकता है। हर समाज की तरफ से है, हर धर्म की तरफ से जो लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो मणिपुर जो हमारा लगभग 2.5 महीने से जल रहा है, बुरी तरह से वहाँ पर लोगों में खून खराबा चल रहा है। लगभग हज़ारों की तादाद में लोग जो बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लड़कियों के साथ जो वहाँ पर रेप की घटनाएं हुई हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हुई हैं, बहुत दुखदाई घटनाएं हैं। इसके लिए जो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो सोया हुआ है। लगभग एक शब्द सिर्फ 36 सेकंड की वीडियो में उसने रिलीज़ की है कि मुझे दर्द है, और साथ में ही उसने ऐड कर दिया है राजस्थान और छत्तीसगढ़ को। जल कौन सा प्रदेश रहा है उसको देखना चाहिए था,
हमारे गृह मंत्री का आज तक कोई बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री का सिर्फ 36 सेकंड का बयान है, तो ये दुखदाई है देश के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अम्बाला से आपको बता दें, जहां पर सीआईडी चीफ के इनपुट पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। डीएसपी आशीष चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने टीम बनाकर के होटलों की चेकिंग की। इस दौरान होटलों में रुके लोगों से टीम ने पूछताछ भी की। बता दें कि सीआईडी चीफ ने पुलिस को होटलों में अनैतिक कार्य होने की सूचना दी। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए, ये एक सर्च ऑपरेशन हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, जो पीएचक्यू सीआईडी चीफ, उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि कुछ एरिया हमारे यहाँ चिन्हित हैं लाल कुर्ती के उसमें एरिया में, वहाँ कोई इलीगल होटल्स के चलने की उनके पास खबर है और उन होटल्स में कोई अनएथिकल काम तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को लेके आज हमारे एसपी साहब ने टीमों का गठन करके और उनको आदेश दिए थे कि उनकी चेकिंग की जाए ताकि उनमें क्या काम हो रहा है ये हमें पता लग सके। पंजाब के कई शहरों में शहर से गांव तक सवारियों को पहुंचाने के लिए 3 व्हीलर टेम्पो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। वहीं मोगा में भी करीब 350 टेम्पो जिले के अलग अलग गांव में शहर और कस्बों से छोटे गांव में सवारियों को पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिनको शुक्रवार को बंद कर दिया गया है। वहीं करीब 350 परिवारों को चूल्हा अब ठंडा हो रहा है। वहीं टेम्पो मालिकों और चालकों की ओर से आज टेम्पो यूनियन में शांतमयी ढंग से प्रदर्शन किया गया और सरकार से अपील की गई थी कि जहां पर पंजाब सरकार आम लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं हमसे रोजगार छीना क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई पॉलिसी लाने की बात कही थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी नई पॉलिसी नहीं लाई गई। वहीं अभी जब हम सवारियों को लेकर के शहर से गांव में जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे चालान काटते और हमारे टेम्पो को थानों में बंद कर देते हैं। और हमारी सरकार से अपील है कि हमारे परिवारों के बारे में भी सोचा जाए। ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪੂਆਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਉਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਟੈਂਪੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਪੂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ कोर्ट के हुक्मों की उल्लंघना हो गई। अगली खबर आपको बता दें जबलपुर से, जहां पर न्यू रामनगर में संचालित लोकनायक विकास परिषद के बीते 22 वर्षों से जन समाज एवं राष्ट्र हित में काम कर रहा है, जिसकी चुनाव बैठक का आयोजन अनुपम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर सामान्य सभा की बैठक में परिषद की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जहां पर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथ शुक्ल एवं सचिव साहबलाल सेन के उद्बोधन के बाद चुनाव अधिकारी की सहमति से चुनाव का आयोजन करके करीबन 1.5 दर्जन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। परिषद में करीबन 1.5 दर्जन पदाधिकारियों की नियुक्तियों की गई थी। बता दें कि जिनको चुनावी अधिकारी सहित परिषद द्वारा मुंह मीठा करा करके शुभकामनाएं भी दी गई। जन समस्या के निवारण के लिए लोक नायक विकास परिषद, उसका मैं पूर्व अध्यक्ष होने के नाते यह आपकी मीडिया के माध्यम से
बताना चाहता हूँ कि हमारी यह संस्था विगत 22 वर्षों से जनहित, समाज हित और राष्ट्र हित की अवधारणा को लेकर के और निरंतर कोई समस्या अधूरी न रह जाए, अपूर्ण न रह जाए, या यहाँ के रहवासियों के लिए दुरूह या कठिन न लगे, इसके लिए हमारा यह संगठन जो है, सामाजिक संगठन जो है, हमेशा जो है तत्पर रहता है। नमस्कार। आज लोक नायक विकास परिषद न्यू रामनगर आधारताल के चुनाव संपादित हुए हैं। इन चुनावों में परिषद के संरक्षक के रूप में राकेश कुमार गुप्ता जी और श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी और पूर्व की तरह निवर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान में भी चुने गए डॉक्टर रंगनाथ शुक्ल जी एवं उपाध्यक्ष पद के लिए राजाराम नाविक जी एवं गोमती प्रसाद द्विवेदी जी, सचिव पद के लिए साहेबलाल सेन जी को पुनः निर्वाचित किया गया है। बता दें औरंगाबाद से खबर है, जहां पर सावन के तीसरे सोमवार पर जिले के देवकुंड में आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। बता दें कि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जिससे देवकुंड मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार दर्शन के लिए लगी रही। बताते चले कि मालमास के बावजूद मंदिर में दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिनकी सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। हम जानते हैं सोमवार स्वयं से ही भगवान शिव का दिन रहा है, और उसमें भी आज का जो सोमवार व्रत है ये अधिक मास का सोमवार व्रत, और यह अधिक मास जो होता है भगवान विष्णु का ये महीना है। और भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं, वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्हें अपना परमेश्वर मानते हैं। और इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो सोमवार व्रत पड़ा है वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। और इस सोमवार में जो भी व्रत करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुणे से खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ एवं भूमि पूजन किया गया। पुणे जिले के इंदापुर में 9 करोड़ 14 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल द्वारा संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर रही है। वहीं आगरा से खबर आपको बता दें, जहां पर एमपी के बाद यूपी में पेशाब कांड से हड़कंप मच गया है। दबंगों ने युवक के मुंह पर पेशाब किया। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस पूरे कांड का वीडियो वायरल हुआ जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 महीने पुरानी बताई जा रही है घटना एमपी के बाद ही यूपी में पेशाब कांड से हड़कंप मच गया है। तो आगरा में खबर, जहां पर एमपी के बाद अब यूपी में पेशाब कांड से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक के मुंह पर किया पेशाब। आपको बता दें, इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 4 महीने पुरानी बताई जा रही घटना। आपको बता दें कि एमपी के बाद अब यूपी में पेशाब कांड से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज की है रिपोर्ट। आरोपी आदित्य भोला उर्फ भोलू गिरफ्तार हो गया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो आगरा से खबर, जहां पर एमपी के बाद अब यूपी में पेशाब कांड से
हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक के मुंह पर किया पेशाब। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। तो दबंगों ने युवक के मुंह पर किया पेशाब। आपको बता दें कि आगरा से खबर है, तो एमपी के बाद अब यूपी से भी पेशाब कांड को लेकर के हड़कंप मचा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगों ने युवक के मुंह पर पेशाब किया। तो इसका वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एमपी से ऐसी कोई घटना सामने आई थी, जिसके बाद हड़कंप मचा था, और अब यूपी से भी ऐसी घटना सामने आ रही है। आज दिनांक 24 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया। इस वीडियो के बारे में पड़ताल की गई, तो इस संबंध में किसी भी थाने पर कोई भी तहरीर पीड़ित के द्वारा नहीं दी गई थी, कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसकी पुलिस ने तत्काल इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी में ये आया कि ये सिकंदरा थाना क्षेत्र का मामला है। विगत 3-4 महीने लगभग पुराना मामला अभी तक बताया जा रहा है। इसमें अभियुक्त की पहचान की गई, और अभियुक्त, जिसका नाम आदित्य बताया जा रहा है, इसको थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए, जिनमें आईपीसी की धारा 307 भी शामिल है, हिरासत में अभियुक्त को ले लिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, एमपी के बाद अब यूपी से पेशाब कांड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं सामने आ रही है। पहले मध्य प्रदेश में देखा गया कि एक आदिवासी युवक के ऊपर एक युवक ने पेशाब किया, और जो मूत्रकांड था वो आगरा में देखने के लिए मिला। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, मई के महीने का, 2023 में मई के महीने का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि आगरा के थाना सिकंदरा इलाके के अटूस एक गांव पड़ता है, वहां का ये वीडियो है। पहले इस युवक जो विक्की है, इसके साथ मारपीट की गई, और मारपीट करने वाला जो आरोपी आदित्य है, आदित्य और विक्की पहले दोस्ती हुआ करते थे, और एक साथ पहले ही ये किसी घटना में जेल जा चुके हैं। तो आरोपी दबंग है, और दबंगई किस कदर है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि खुलेआम एक युवक का लहूलुहान सर फाड़ दिया जाता है, खून से लथपथ उस युवक के ऊपर टॉयलेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि दबंगई किस कदर लगातार बढ़ती जा रही है। और ये वीडियो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आगरा में जब वायरल हुआ, हड़कंप मच जाता है आगरा के पुलिस प्रशासन में, और इस वीडियो के आधार पर पहचान की जाती है, और पहचान होती है आदित्य नाम के एक दबंग जो बदमाश है, और बताया जा रहा है, और उसको आगरा के थाना किरावली इलाके का रहने वाला है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने आदित्य और उसके साथी भोलू दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है, और इस घटना में जो आगरा के डीसीपी हैं, उनका कहना है कि वीडियो के संज्ञान पर कार्रवाई की गई है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो उसमें जो कार्रवाई हो सकती है अच्छी से अच्छी वो की जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में ये वीडियो जो आया है, ये कहीं ना कहीं मानवता के साथ साथ एक दबंगों की दबंगई के हौसले दिखाता हुआ ये वीडियो है, और एक बड़ी कार्रवाई की इसमें जरूरत है। जैसे मध्य प्रदेश में एनएसए की कार्रवाई हुई है, उस तरह से एक कार्रवाई इस युवक के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ये जो घटना है बहुत ही गलत घटना है, और इसको देखने, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति देख रहे हो या आम जनता देख रही हो, या और उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं इन दबंगों की दबंगई की वजह से एक डर जरूर भयभीत होता है। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया था एमपी में जो पीड़ित था वो दलित बताया गया था, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या इस वजह से मामला इतना बड़ा बना नहीं? और जो दोनों के बताया, जैसे कि दोनों आपसी दोस्ती थी, क्या वजह थी दोनों के पीछे कि आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि जो है इस तरीके की घटना को अंजाम देना पड़ा? और ये 4 महीने पुरानी घटना है, अब तक पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया था? देखिए, अभी तक की जानकारी यही है कि ये वीडियो ना ही पहले सोशल मीडिया पर आया है, ये वीडियो अभी तक क्यों सामने नहीं आया, इस वीडियो को किसने बनाया, उस समय इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल क्यों नहीं किया गया। विक्की और आदित्य ये दोनों ही दोस्त थे, एक साथ पहले ही किसी क्राइम में जेल जा चुके हैं, 4 महीने बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल क्यों हुआ,
क्या जिसने वीडियो बनाया वो आतिश का साथ पहले साथी था, अब वो उससे नाराज है? ये क्या वजह रही? ये सब एक जांच के विषय है। लेकिन फिलहाल वीडियो आज ही वायरल हुआ और आज ही पुलिस ने संज्ञान लिया, क्योंकि एक बड़ी घटना है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से जो मूत्रकांड की जो घटना हुई, एक आदिवासी पर टॉयलेट किया गया, उसके बाद पूरे देश की राजनीति गरमाई। तमाम जो विरोधी पार्टियां थी उन्होंने सत्ताधारी जो मध्य प्रदेश की पार्टी है उसको घेरा। उसी के चलते यहाँ पुलिस ने कोई भी कोताही नहीं बरती। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, या प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से क्या निर्देश आते हैं, या मुख्यमंत्री का क्या बयान आता है, ये हालांकि कल तक ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो डीसीपी है उनका बयान आया है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या बड़ी कार्रवाई होगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें यूपी के बाद अब एमपी के बाद अब यूपी से खबर सामने आई है, जहां पर पेशाब कांड से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि एक दोनों दोस्त थे और एक 4 महीने पुरानी घटना है। दबंगों ने युवक के मुंह पर पेशाब किया था और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि जो आरोपी है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगली खबर आपको बता दें यूपी के कानपुर से, जहां पर हत्या की वारदात से फैली सनसनी। पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पति ने पत्नी और बेटी पर डाला तेजाब। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी पति। तो कानपुर से खबर, जहां पर पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई। बता दें कि पति ने पत्नी और बेटी पर डाला तेजाब। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी पति। हत्या की वारदात से फैली थी सनसनी। पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई है। कानपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। फजलगंज के दर्शनपुरवा इलाके की घटना है कानपुर के। बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई। कानपुर से खबर, जहां पर हत्या की वारदात से सनसनी फैली। आपको बता दें कि पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई। पति ने पत्नी और बेटी पर डाला तेजाब। बता दें कि वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी पति। हत्या की वारदात से सनसनी फैली। वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर पहुंचे यूपी के औद्योगिक विकास कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कानपुर के सर्किट हाउस में व्यापारियों के साथ मुलाकात की। और नंद गोपाल नंदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने और खामियों को दूर करने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसके तहत आज कानपुर की समीक्षा बैठक भी हुई। सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। मैं प्रभारी मंत्री हूं कानपुर नगर का, तो प्रभारी मंत्री के नाते केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उसके पात्र व्यक्ति हैं उनको मिल रही है कि नहीं, विकास के कार्य ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं, उसी में जो संबंधित हम लोगों को गाइडलाइन मिली है उसकी समीक्षा बैठक करना। अगली खबर झांसी से है, जहां पर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अटल आवासीय विद्यालय, जो कामगारों के बच्चों को शिक्षित करके उनके जीवन को बनाने की योजना है, जिसके तहत पूरे देश के अंदर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय बुनियादी सुविधाओं के साथ बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर झांसी मंडल पहुंचे। बता दें कि विद्यालय संचालन इसी सत्र से शुरू हो रहा है। अनिल राजभर ने कहा कि आगे चल करके हर जिले में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। ठीक है मंत्री जी, भैया सादर प्रणाम। बैठिए, जब ये बात करूँगी तो अभी बात करिए। देखिए, आज जो झांसी मंडल में आने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था
वो अटल आवासीय विद्यालय जो मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो निश्चित तौर पर कामगारों के जो बच्चे हैं उनके जीवन को बनाने की ये योजना है। मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर कहीं भी, चाहे आप नवोदय विद्यालयों को देख लें, चाहे सैनिक विद्यालयों को देख लें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिन बुनियादी सुविधाओं के साथ अटल आवासीय विद्यालय हम बना रहे हैं। वहीं प्रदेश में जहां आज सावन के तीसरे सोमवार की धूम रही, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग सड़क हादसों का शिकार भी हो गए। ऐसे में कुछ परिवारों के लिए यह सोमवार हादसों का सोमवार बन गया, जहां अलीगढ़ में 2 बड़े सड़क हादसे हो गए, जिसमें 3 कारों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे घटनास्थल पर घायलों का रेस्क्यू कर रहे ग्रामीणों को पीछे से टूरिस्ट बस ने रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अलीगढ़ की दूसरी घटना में सड़क किनारे टहल रहे 5 युवकों को कार ने रौंद दिया, जिसमें से 3 की मौत हो गई। वहीं फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे सो रहे गरीबों पर कार चढ़ा दी, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एटा में नहर में कार गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि राजधानी लखनऊ में नशे में धुत ट्रक चालक ने ऐसा ट्रक दौड़ाया जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिलहाल हार्डोके में मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में चल रहे वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने कायमगंज ब्लॉक के कंपिल क्षेत्र के ग्राम रायपुर चिन्हटपुर में उपजिलाधिकारी यदुवंश कुमार वर्मा, वन रेंजर राजेश कुमार तिवारी व पार्टी कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों व ग्रामीणों के साथ 30 हेक्टेयर भूमि पर 18,000 पौधारोपण करके वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वन महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने वहां पर भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को पौधारोपण करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि आज का दिन पूरे प्रदेश व कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है, जिसके लिए आप सभी लोगों को बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सबके सामने वन व जल को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें मेरी विधानसभा कायमगंज में कंपिल के अंदर रायपुर चिन्हट में हम लोगों ने लगभग 18,000 पेड़ लगाए हैं, और जिसमें वन विभाग के सभी अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और विशेष रूप से स्कूल के बच्चे उपस्थित थे, जिससे मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने जाना पेड़ की क्या खासियत है। और पिछले वर्ष भी जो पेड़ लगाए थे उन पेड़ों को भी मैं देखकर आई और लगभग 30 हेक्टेयर में लगाए थे। इस वर्ष भी 30 हेक्टेयर के एरिया में पेड़ लगाए गए हैं और पिछले वर्ष के भी पेड़ सभी सुरक्षित हैं। वहीं हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर चौथे दिन भी जारी रहा। करहेड़ा इलाके में 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों में पानी का स्तर 8 से 10 फुट तक पहुंच गया। वहीं करहेड़ा में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों की उम्र 18 से 20 साल की बीच बताई जा रही है। प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से दोनों युवकों को शव को बरामद कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं दोनों युवकों की मौत से घर में कोहराम मचा है। परिवार वालों का आरोप है कि अगर प्रशासन ने जल्दी सुनवाई कर ली होती तो शायद दोनों की जान बच जाती। देखिए, यहाँ पे हमारे अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सदर दोनों लोग काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे गांव में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग भी देख रहे होंगे कि नदी जो है वो कुल मिलाकर के पीछे से नदी बेसिन का एरिया काफ़ी चौड़ा है और जब शहर के पास आती है तो इसका एरिया काफ़ी नैरो हो जाता है।
और पहले जो है सिटी फॉरेस्ट बनने के कारण लगभग 40 हेक्टेयर जो नदी बेसिन का एरिया था उसमें बहुत बड़ा बड़ा जो है पेड़ डेवलप हो गए हैं। साथ ही उससे लगी हुई करेड़ा की कॉलोनीज भी हैं जिनमें ज़्यादा बाढ़ का खतरा है। कुल मिलाकर के जो पानी एक बड़े 250-300 मीटर के स्पैन में निकलना चाहिए था वो केवल 70 से 80 मीटर स्पैन में निकल पा रहा है, जिसके कारण थोड़ी जल जमाव की स्थिति है और जल जमाव जो है वो 3 से 4 फुट तक है यहाँ पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ये काफ़ी कुछ जो है वो निकल जाएगा पानी। खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर जिले में विमान से विस्फोटक जैसा आकार के 2 यंत्र गिरने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ये यंत्र कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में विमान से गिरा है। बता दें कि मौके पर भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारी पहुंचे। स्थिति को देखते हुए यंत्र के पास पुलिस ने घेराबंदी कर दी और इसकी जानकारी एयरफोर्स को दी गई। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि इसकी जानकारी एयरफोर्स को दे दी गई है। साथ ही कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। खबर विकासनगर से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैवलर टेम्पो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा विकासनगर बाजार में रात के करीब 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैवलर टेम्पो कालसी से देहरादून की तरफ जा रहा था, लेकिन विकासनगर बाजार में पहुंचते ही गली से आ रही कार से टेम्पो की टक्कर हो गई, जिससे ट्रैवलर टेम्पो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गया। अच्छी बात यह रही कि रात का समय होने के कारण बाजार में उस वक्त भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया और इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें कि पूरा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर कपकोट तहसील के यूपी गांव में स्कूली बच्चों द्वारा खतरनाक नाले का पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने कहा कि मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद से तुरंत नाले को पत्थरों से फाड़ करके उसे चलने लायक बना दिया गया है। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में आपदा की घटनाओं को लेकर के प्रशासन बेहद संवेदनशील है। जिस स्थान का वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है वहां पर पहले से ही चलने का सही रास्ता था, लेकिन बच्चे जानबूझ करके नाले को जान जोखिम में डाल करके पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जांच का विषय है। ये है जैसे ही वो पानी आया, कोचवे टूटा था, तुरंत अस्थायी तौर पर उसमें पत्थर का भरान कार्य कर उसको चलने योग्य बना दिया था उसी दिन शाम तक, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया। केवल बच्चों का, जिस टाइम बच्चे वहां से आ रहे थे उस टाइम का ही वीडियो बनाया गया। क्या पता बच्चों को वहां पे बीच में खड़ा करके वीडियो बनाया गया, क्या क्या किया गया। बच्चों के पास ऑल्टरनेट रास्ता था, अगर बच्चों को लगता कि बहुत ज्यादा खतरा है तो वो नीचे ऑल्टरनेट रास्ते से जा सकते थे, और ये सबका काम था। वहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, वहां पर काम भी करने वाले हैं, वो भी बता सकते हैं कि बच्चों इधर से खतरा है, नीचे से चले जाइए। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट रास्ता नहीं था, बच्चे वहां पर को जाने को मजबूर थे। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजे कोर्ट द्वार में अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र रावत की जगह पर अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पौड़ी पर रह चुके हैं और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव भी है। माता पिता और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा, ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा और
मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ। नहीं, उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पर मणिपुर हिंसा और वहां पर महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि बीरेन सरकार पर वहां के समाज को आपस में लड़ाने का दोषी मानते हुए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार को बर्बरतापूर्ण बताया और कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसकी किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। ये तो बहुत ही अत्यधिक बर्बर, ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने दो समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया और उसके लिए ये सारा वो हुआ है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।